तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्लोबलाइजेशन जो है वो होता क्या है। देन वी विल स्टडी अबाउट द मेजर फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एट फर्म एज वेल एज कॉर्पोरेट लेवल, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इंडियन पर्सपेक्टिव एंड फाइनली द टॉपिक ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हमें इस यूनिट में कवर अप करना है। ये जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है इंडिया में 1991 के बाद जो है ये आया था, जब हमारा रिफॉर्म्स हुआ था। 1991 में हमारे यहाँ पे रिफॉर्म्स हुआ था, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन। तो हमारे यहाँ पे 1991 के बाद ये सब कहानियाँ शुरू हुई थी। बट अगर बाकी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप देखो तो 1980 से ही जो है इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो सब स्टार्ट हो गया था। तो ग्लोबलाइजेशन में हो क्या रहा है कि इंटरनेशनल मोबिलिटी हो रहा है। इंटरनेशनल मोबिलिटी यानी कि अगर हम गुड्स वगैरह की बात करें, गुड्स, सर्विसेज, इनका मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर। ओके, तो यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि अगर हम अपने कंट्री से कुछ सामान बाहर भेजे दैट इज योर एक्सपोर्ट, एंड बाहर से किसी और कंट्री से हम कोई चीज को मंगवाते हैं दैट इज योर इंपोर्ट। तो जब ये कंट्रीज के बीच में होता है, प्लस अगर आप सर्विसेज की बात करो, हम कोई सर्विस किसी कंट्री से अवेल करते हैं या फिर कोई कंट्री किसी और को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, ये सारा चीज़ें जो है ये सब ग्लोबलाइजेशन में ही आता है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है ट्रेड का। आप जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, सामान जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहा है, चाहे शिप हो गया, चाहे प्लेन से हो गया, किसी भी मोड से हो गया, तो दैट इज योर ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे आपका ट्रेड जो है, यहाँ पे अब कंट्री जो है, एक कंट्री का बाउंड्री से बाहर जो है वो चीज निकल गया है, ट्रेड जो है बाहर निकल गया। अब कंट्री के अंदर अंदर यानी कि दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली या फिर वहां से गुजरात, ऐसे नहीं हो रहा है। अब जो है इंडिया से बाहर लाइक यूएस, कनाडा, ऐसे कंट्रीज के बीच में जो भी हो रहा है आपका ट्रेड, वो सारा जो है वो ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अंडर ही आता है। तो बहुत सारे ऐसे मेजर फोर्सेस हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, वेरियस फैक्टर्स वगैरह भी है, और इंडिया जो है किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को इंडिया ने अप्रोच किया, तो ये सारी चीज़ें जो है हमको इस यूनिट में पढ़ना है। काफ़ी इजी टॉपिक्स है इस यूनिट में। तो हम इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, हम आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब जो है वो हमने देख लिया कि सारा जो ट्रेड वगैरह है वो कैसे हो रहा है, वो वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो रहा है। अब जो है कंट्री जो है अपने बॉर्डर के बाहर जो जाके है ट्रेडिंग कर रही है। तो यहाँ पे अब जो बॉर्डर वाली बात है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है बॉर्डर से लिमिटेड है, वो चीज़ का कॉन्सेप्ट बंद हो गया। तो देयर इज एब्सेंस ऑफ बॉर्डर इन सच अ सिचुएशन जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन आता है। As a consequence of increased global operation, the global economy is becoming more integrated than ever before. तो ग्रेजुअली हो क्या रहा है, हर चीज़ का इंटीग्रेशन हो रहा है। पहले हमारा एक जो कंट्री है वो एक विलेज टाइप था, एक सिंगल जो है यूनिट टाइप था। अब क्योंकि हम जो है बाहर और कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री आ रहे हैं, तो वहाँ का जो कल्चर वगैरह है, वहाँ के वो लोग जिस तरीके से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो सब हम भी अब यूज़ कर पा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, कल्चरल इंटीग्रेशन भी होता है, इंटीग्रेशन पूरी तरीके से जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में बॉर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम ही, देयर इज एब्सेंस ऑफ बॉर्डर। अब जो UNCTAD जो है, इन्होंने जो है डिफाइन कर रखा है ग्लोबलाइजेशन एट द मैक्रो लेवल। इन्होंने क्या बोला है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें होता क्या है कि देयर इज इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीज्ड फ्लो होता है, ओके, एंड रिसोर्सेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स एंड टू द इमर्जेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ organizational structure to manage expanding network of international economic activity and transaction। यानी कि अब जो है गुड्स जो है आपका नेशनल बॉर्डर छोड़ के बाहर जा रहा है, ओके, बाहर ट्रेडिंग हो रहा है, प्लस इन सबको हैंडल करने के लिए आपके कंट्री में प्रॉपर तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर यहाँ पे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ओके। आपके कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर तरीके का होना चाहिए।
लेट्स से कि अगर जो है मैं बाहर कंट्री से कोई चीज़ को इम्पोर्ट कर रही हूँ, या फिर लेट्स से चलो इंपोर्ट ही कर रही हूँ अगर मैं कोई चीज़, तो उस चीज़ को टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होना चाहिए, उसको स्टोर करने के लिए प्रॉपर होना चाहिए। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट मैं मंगा रही हूँ जिसको कि जैसे ठंडे एनवायरनमेंट में रखना है, तो आपके पास लॉजिस्टिक्स में जो है कोल्ड स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए। देखो अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा और मैंने इतना महंगा सामान बाहर कंट्री से अंदर मंगवा लिया इंडिया में, और अगर वो सामान इंडिया के क्लाइमेट को सूट ना करे और वो बाहर पड़े पड़े ख़राब हो जाए, तो इससे तो नुकसान ही होगा ना। तो इसके लिए प्रॉपर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ होना चाहिए। तो यही सब बोल रहा है कि भाई ट्रेडिंग के साथ साथ, ट्रेडिंग हो रहा है अच्छी बात है, इसके साथ साथ आपका जो कंट्री है उसके पास प्रॉपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर जो है आपका स्ट्रक्चर एक तरीके से होना चाहिए जो कि इस सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को जो है वो हैंडल कर पाए। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अ ग्लोबल इकोनॉमी इज वन वेयर firms and financial institutions operate transnationally. ट्रांसनेशनली का मतलब है कि बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। तो ट्रांसनेशनली जो है इसका मतलब हम समझ गए, यानी कि हमारे कंट्री के बॉर्डर के बाहर हो रहा है। ओके, बॉर्डर के बाहर जो भी ट्रेड हो रहा है वो सारा इसी कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। इन सच अ वर्ल्ड ऑफ गुड्स, factors of production and financial assets would be almost perfectly substitute everywhere. Okay, so यहाँ पे जो है एक ऐसा सिचुएशन है, एक प्रॉपर सा एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो फाइनेंशियल एसेट्स हो गया, ऑल दीज आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर। ओके, सो ये है सिंपल सा एक डेफिनेशन जो कि UNCTAD ने दिया है कि भाई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो रहा है हमारे कंट्री के बॉर्डर के बाहर हो रहा है। ओके, एंड ये सब मिला के एक ग्लोबल इकोनॉमी जो है हमारा अब बन चुका है, ट्रांसनेशनली जो है ट्रांसनेशनल हम लोग हो चुके हैं। लेट्स नाउ लुक एट द मेजर फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के मेजर फोर्सेस क्या क्या होगा? पहला हमारा है इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, देन वी हैव इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज, देन थर्ड वी हैव ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो जो पहला है हमारे पास जो कि है इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो है एक मेजर फोर्स है ग्लोबलाइजेशन का, इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो काफ़ी स्पीड से जो है वो ग्रो किया ओवर द ईयर्स। अगर आप देखोगे ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ओवर द ईयर्स बहुत तेजी से जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बढ़ा है। एंड इंटरनेशनल ट्रेड इतना बहुत स्पीड तरीके से बढ़ा है कि 4 to 5% पर एनम का ग्रोथ रेट है। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो काफ़ी सारे वर्ल्ड इकोनॉमी के जो ग्रोथ है उससे ज़्यादा फास्टर जो है ये चीज़ ग्रो किया है। फिर इन द ईयर 1995 के बाद दुनिया को क्या मिला? WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम ही ये था कि एक प्रॉपर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए, एक प्रॉपर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो जिसमें जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो है प्रॉपर तरीके से अच्छे से जो है शांति पूर्वक जो है ट्रेड कर पाए, गुड्स जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो कर पाए। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है ग्लोबलाइजेशन का जो कि है द ग्रोथ ऑफ GDP। हम देखो GDP एक ऐसा चीज़ है जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उससे हम जो है एक कंट्री कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है वो हमें पता लग जाएगा, है ना। तो इसी में ही जो ग्लोबलाइजेशन भी कितनी तेज़ी से हो रहा है वो सारा आप जो है GDP के ग्रोथ से भी आप जो है काफ़ी सारे चीज़ें पता कर सकते हो। अगर हम वर्ल्ड मर्केंटाइल ट्रेड की बात करें तो उसमें जो वर्ल्ड GDP है वो 1990 से जो है वो ग्रो जो है वो किए जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो है खाली इट इज़ नॉट जस्ट डिफाइंड टू योर मर्केंडाइज एक्सपोर्ट या गुड्स का, ये गुड्स से ही खाली ये रिलेटेड नहीं है। ट्रेडिंग में आपके जो है सर्विसेज भी इंक्लूड होते हैं। बहुत टाइम का अगर आप डेटा देखोगे तो आप आज के टाइम में देखोगे कि सर्विस जो है एक ऐसा चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा जो है यूज़ करते हैं। एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री के सर्विसेज जो है काफ़ी सारे चीज़ों में जो है वो यूज़ करती है। एंड इसका जो है सर्विस जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन।
नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेकेंड वन इज इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज। तो ग्लोबलाइजेशन में आप ये देखोगे कि पैसा जो है, फाइनेंशियल जो है, फाइनेंस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो फ्लो है उसका, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सो क्रॉस बॉर्डर जो आपका कैपिटल फ्लो रहा है, अगर उसका आप डेटा देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। लाइक हम यहाँ पे आपके एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में साल है 1996, 97 एंड 98 का डेटा जो है वो यहाँ पे कंपेयर कर रखा है। एंड ये सब क्या चीज़ है, ये है वर्ल्ड एफडीआई। वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड का जो एफडीआई है उसका इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो का डेटा है, एंड ये सारा बिलियन डॉलर्स में है। तो ये आपको दिख ही रहा होगा कि किस तरीके से ये जो फिगर्स है ये इंक्रीज ही होता जा रहा है। 1996 में इनफ्लो था 359 विच इंक्रीज टू 464 एंड इन 1998 इट फर्दर इंक्रीज टू 644 बिलियन डॉलर्स। अगर हम आउटफ्लो की बात करें तो 1996 में जो है 380 का था, 1997 में इट वॉज 475 एंड इन द ईयर 1998 इट इज 649 बिलियन डॉलर्स। तो जो एफडीआई है, वर्ल्ड का एफडीआई का डेटा है, यहाँ पे जो वर्ल्ड के एफडीआई है किस तरीके से वो भी जो कंटिन्यूअस तरीके से जो है वो ग्रो करता जा रहा है। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे ना उस टाइम, इस टाइम पे जो डेवलप्ड कंट्रीज थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो उसके कारण जो है वो 1998 में अगर आप देखो तो उस कारण आपको यहाँ का डेटा जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज्ड दिखाएगा, है ना। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, लाइक 359 से 464 ये बढ़ा है, बट इससे ज़्यादा जो है ये 1988 में बढ़ा है। इनका गैप जो है वो ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे जो है ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। वो बस इसी कारण हुआ है क्योंकि जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया था। एंड जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन नेशन वगैरह के ट्रेड थे वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल तरीके से वहाँ चल रहा था, तो इसलिए जो है ये आपको फिगर्स जो है बढ़ता यहाँ पे 1998 में ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। सो ग्लोबलाइजेशन का एक सेकंड पहलू ये है कि देखो, पहला पहलू ये है कि जो गुड्स है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बड़ा ही बड़ा है। सेकेंड ये है कि जो कैपिटल है, जो पैसा का मूवमेंट है ना वो भी बड़ा है, कैपिटल भी बड़ा है। अगर मैं हूँ यहाँ पे, मेरे को किसी और कंट्री में मुझे दिख रहा है कि भाई सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर मैं अपना पैसा लगाऊँ ना, कोई चीज़ में इन्वेस्ट कर दूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। अब मैं वो क्या होगा, वो ही होता है फंड का फ्लो। मैं यहाँ से वहाँ की कोई चीज़ खरीदूंगी, मेरा कैपिटल का मूवमेंट होगा वहाँ पे। सिमिलरली अगर बाहर कोई बंदा है, कोई एनआरआई है, लेट्स से कोई एनआरआई है, वो सोच रहा है कि भाई इंडिया में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो एफडीआई की तरीके से जो है वो पैसा आता है। तो इस तरीके से जो है आपका एफडीआई का फ्लो, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लोज और आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो जो है ये ओवर द इयर्स जो है वो बढ़ा ही बढ़ा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर ग्लोबलाइजेशन। जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इसका, दैट इज योर ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखो, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर द लास्ट 3 सेंचुरीज में जो है अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी का जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और हर चीज़ में, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे हम कम्युनिकेशन की बात करें, तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आप हर एरिया में देख सकते हो। एंड इसी टेक्नोलॉजी के कारण पूरा दुनिया जो है, पहले जो दूर दूर सब लोग थे अब सब पास हो गए। जैसे आज के डेट में देखो, आप यहाँ पे बैठ के किसी भी कंट्री के किसी भी बंदे से व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, वीडियो पे आप कॉल कर सकते हो, आप उनकी शक्लें देख सकते हो, वो कहाँ पे उनके घर देख सकते हो। ये सब चीज़ें जो है पहले पॉसिबल नहीं था। सो ओवर द इयर्स ग्लोबलाइजेशन वगैरह आने के कारण जो टेक्नोलॉजी है, अब जैसे हमारी अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री जो है डेवलप्ड कंट्री से जो है टेक्नोलॉजी वगैरह सीख सकती है। वहाँ के टेक्नीशियंस हम यहाँ पे बुला सकते हैं, इंडिया में बुला सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देंगे इन दिस न्यू टेक्नोलॉजीज, और हम इस तरीके से जो है उनकी टेक्नोलॉजी सीखेंगे। एंड ये सब क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ योर ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन से ही जो है हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हुआ। एंड इसी से जो है हमारा एक पूरा का पूरा दुनिया जो है, अब दुनिया हमारे मुट्ठी में ही है ना। दुनिया को जो है वो जो है बहुत
पास जो है वो ले आया। तो टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है इन दिस ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ही बीच में हो गया था जिसने जो है कंपटीशन के लेवल को भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। देखो अगर जो है आपका टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्प्रूव होगा तो क्या होगा कि भाई सब लोग जो है नए टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहेंगे और जो पुराने टेक्नोलॉजी हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। जैसे फ़ोन की देख लो, नए डेली जो है कुछ ना कुछ नया फीचर से नया फ़ोन निकलता ही निकलता है। तो इससे क्या होता है भाई, कंपटीशन बढ़ता है ना, सारे कंपनीज के बीच में कंपटीशन जो है वो बढ़ता चला जाता है। फिर लीडर कौन होता है उस टेक्नोलॉजिकल चेंज में, जो कि कोई नया ही स्ट्रेटजी लेके आए, है ना। तो यही होता है आपका टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में जो है आपको लगातार कंटिन्यूस तरीके से जो है R&D जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको कंटिन्यूस करते रहना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है पूरे कंट्री में, सब कंट्री में आप देखो ना, अगर कोई भी कंपनी होगी ना उसका R&D डिपार्टमेंट तो होगा ही होगा, है ना, जो कि रिसर्च करता रहता है। तो इसी सब टेक्नोलॉजी से जो है हमारे पास इनोवेशन भी आता है। अगर आप कॉर्पोरेट लेवल पे भी देखो तो टेक्नोलॉजी के कारण ही जो है हर चीज़ जो है ग्लोबलाइजेशन में भी जो है बहुत पूरे मार्केट को ना एक वर्ल्ड मार्केट अब बना दिया। हम यहाँ पे बैठे बैठे कोई भी कंट्री का कुछ भी प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकते हैं। प्लस जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अगर कोई डेवलप्ड कंट्रीज को मारो गोली, अगर जैसे कोई भी कंट्री है, अगर आपको लगा कि भाई उस कंट्री का जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी बहुत ही सुपीरियर है और हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए, तो हम जो है हम उसको बाय कर सकते हैं। इफ दे आर विलिंग टू सेल दैट टेक्नोलॉजी वी कैन एक्चुअली बाय दैट सर्टेन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन एंड जो टेक्नोलॉजी है ये एक अलग ही पहलू है, जहाँ पे आप देखोगे कि ग्लोबलाइजेशन के साथ हमने अभी क्या क्या देखा, 3 चीजें देखी। पहले तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका एक्सचेंज हो रहा है, वो एक नॉर्मल चीज है, ओके, ट्रेडिंग हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। सेकेंड चीज हमने क्या देखी, सेकेंड चीज हमने भाई ये देखा, प्रीवियस में हमने क्या देखा था सेकेंड चीज में, कि भाई कैपिटल का फ्लो हो रहा है ना, कैपिटल का फ्लो हो रहा है। एंड थर्ड थिंग हमने क्या देखा भाई, ग्लोबलाइजेशन के साथ जो है टेक्नोलॉजी का भी जो है बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये है 3 मेजर फोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। काफी इजी है ये। इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, जहां पे प्रॉपर ट्रेड हो रहा है, सामान का जो है आदान प्रदान हो रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कैपिटल फ्लो, जहां पे पैसा का फ्लो हो रहा है, ओके। अगर मुझे बाहर इन्वेस्ट करना है तो मैं पैसे बाहर लगाऊंगी। बाहर का कोई बंदा है, उसको लग रहा है कि भाई इंडिया में इन्वेस्ट करता हूँ, इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो वो आके यहाँ पे FDI करके जो है पैसा लेके आएगा। तो कैपिटल फ्लो हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के कारण। थर्ड थिंग क्या है, टेक्नोलॉजी का भी फ्लो हो रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि भाई दूसरे कंट्री में अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो तो मेरे को भी चाहिए वो टेक्नोलॉजी, वो मेरे को कोई मशीनरी है, कोई मशीन चाहिए, तो ये सारा जो है ये भी ग्लोबलाइजेशन के पार्ट है। सो दीज आर द 3 मेजर फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी। देखो एक वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट तो होगा ही होगा, एंड मोस्टली जो है पॉजिटिव इफेक्ट ही आपको देखने को मिलेगा। पहला इफेक्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा डे बाई डे जो है इंटीग्रेटेड होती जा रही है, ओके। सब मिलजुल के जो है काम हो रहा है। इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन जो है इंक्रीज ही हो रहा है। सेकेंड हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेड वॉल्यूम। जैसे जैसे जो है आपका ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन यानी कि यहाँ पे अगर ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग पार्टनर्स किसी कंट्री के जो है बढ़ते चले जाएंगे। अभी मेरा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेट्स से रशिया से मैं सामान मंगाती हूँ, फिर मैं चाइना से सामान मंगवाने लग गई, फिर मैं USA से सामान मंगवाने लग गई, फिर मैं कनाडा से सामान मंगवाने लग गई। तो मेरे जो है जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स जितने ज़्यादा मेरे कंट्री के इंक्रीज हो जाएंगे वैसे ही मेरा ट्रेड वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा। प्लस जो है मेरा कंट्री में डिमांड भी होगा ना, डिमांड सप्लाई। देखो ट्रेड जो होता है ना वो डिमांड सप्लाई का खेल है पूरा। अगर मेरी कंट्री में लेट्स से राइस चावल, अगर मेरी कंट्री में चावल की ज़रूरत ही नहीं है तो मैं क्यों इंपोर्ट करूंगी, है ना।
बट अगर मेरी कंट्री में चावल बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है चावल का, और मेरा कंट्री में प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता, कम ही प्रोडक्शन होता है, तो मेरे को जो है ऑब्वियसली इंपोर्ट कराना पड़ेगा किसी कंट्री से। तो मैं अगर यूएसए से चावल को इंपोर्ट करूंगी तो वो जो है ट्रेड वॉल्यूम जो है किस तरीके से ओवर द ईयर्स अगर हम देखें तो किस तरीके से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो दिस ऑल विल कम अंडर योर ट्रेड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। तो अगर हम ओवर द ईयर्स अगर हम देखें ना सारे कंट्रीज का ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आने के बाद, तो ट्रेड वॉल्यूम जो है वो बढ़ा ही बढ़ा है। ओके, देन द थर्ड थिंग इज कि भाई ग्लोबलाइजेशन के कारण जो कंट्री के जो बैरियर्स है, बैरियर सारे जो हैं वो अब खत्म हो चुके हैं। अब कोई भी कंट्री जो है किसी के साथ जो है ट्रेडिंग पार्टनर उसको बना सकता है, उससे सामान जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट इज योर एफडीआई। एफडीआई का कॉन्सेप्ट भी एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि ग्लोबलाइजेशन के साथ ही आया, पहले ये सब होता नहीं था। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा कंट्री जो है डेवलप करे, या हमारा कंट्री में नया कॉम्पिटिशन, नया टेक्नोलॉजी आए, प्लस पूरा जो एनवायरनमेंट है ना, पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो कॉम्पिटिटिव और ज़्यादा जो है हो जाता है। नेक्स्ट इज मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। तो ग्लोबल ऑपरेशन आने से जो है मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम भी जो है नए नए आने लग गए हैं। इसके बाद अगर हम इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि अगर मेरे कंट्री को अब लगे कि भाई मैं जो है अब से कोई भी फ्रूटलेट से पपीता, हाँ अगर हम मेरे कंट्री में अगर मुझे लग रहा है कि भाई पपीता बहुत बेनिफिशियल है मेरे सिटीजन्स के लिए, कंट्री के सिटीजन्स के लिए, और मेरे यहाँ पे अगर नहीं उतना उगता पपीता, तो मैं क्या करूँगी, उसको इम्पोर्ट करूँगी। तो और कोई भी नए नए प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स अगर दिखते हैं हमको हमारे कंट्री वालों की कि भाई वो जो है बेनिफिशियल है, तो उस चीज़ों को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड ग्लोबलाइजेशन से ओवर द ईयर्स जो है डेटा अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी का जो ट्रेड का जो डेटा देखोगे तो इंपोर्ट भी जो है इंक्रीज हुआ ही हुआ है। ग्लोबलाइजेशन के साथ जो है कंपटीशन भी जो है काफ़ी हद तक बढ़ता चला गया है। कंपनीज जो है एक दूसरे से, अब देखो पहले जो था इंडिया के अंदर ही चल रहा था, एक कंट्री यहाँ पे था बेंगलोर में, एक कंट्री था आपका मुंबई में, एक कंपनी था आपका गुजरात में। इन तीनों के बीच ही कंपटीशन चलता रहता था। अगर ये लेट से सोप बना रहे हैं तो इन्हीं के बीच में आपस में कंपटीशन चलता रहता था। बट ग्लोबलाइजेशन आने के बाद अब जो है ये सोप मेकर जो है फॉरेन के जो सोप मेकर्स है उनके साथ कंपटीशन हो रहा है भाई। तो वो आपका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट आपका कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इससे कस्टमर को भी फायदा है। देखो कस्टमर को भी जो है नए नए यूनिक प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे। एक कंपनी दूसरे कंपनी से अपने आप को अपने आप को डिस्टिंग्विश करने के लिए वो नया नया फीचर वाला प्रोडक्ट लेके आएगी। अब फ़ोन ही है, कोई कैमरा वाला फ़ोन लाएगा, कोई जो है फ्लिप वाला फ़ोन लाएगा, कोई कुछ और वाला फ़ोन लेके आएगा, कोई जो है डिफरेंट कलर्स में फ़ोन लेके आएगा। तो इस तरीके से जो है आपका कंपटीशन के साथ साथ जो है नए नए फीचर वाले चीज़ें जो है लोगों को, कस्टमर्स को जो है वो मिलने लग जाएगा। तो कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल कंपटीशन जो है वो देखो हर जगह अच्छा ही होता है। एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो होना भी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रोडक्शन तो होता ही है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स जो है वो भी जो है काफ़ी सब कंट्री का देखो बहुत अच्छा चीज़ें है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है। हमारे यहाँ पे इंडिया में भी देखो आपका कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़, कोरियर सर्विस सब कुछ है यहाँ पे। हाँ, तो ऐसे ही सब कंट्रीज़ में ही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम स्टार्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ये वही चीज़ है कि हर चीज़ का फैसिलिटी होना चाहिए, हर चीज़ का प्रॉपर जो है स्टोरेज फैसिलिटी सब होना चाहिए। देन वी हैव द वर्ल्ड मार्केट। ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरा जो है अब एक छोटा सा लोकल मार्केट नहीं रहा, हम सारे एक ग्लोबल मार्केट हो चुके हैं। देन नेक्स्ट वी हैव स्किल्स में यहाँ पे क्या है, मतलब स्किल्स यानी कि अगर हमें लगता है कि भाई हम जो है दूसरे कंट्री से जो है कुछ सीख सकते हैं, ओके, कुछ इनोवेशन हमें कुछ करना है या कुछ भी करना है, तो हम जो है उनके स्किल्स जो है यूज़ कर सकते हैं, उन लोगों को बुला के उनसे सीख सकते हैं। तो स्किल इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है हमें नए नए अपॉर्चुनिटी मिलते हैं कि नए नए प्रोडक्ट्स हैं, नए नए तरीके हैं चीज़ों, देखो एक चीज़ को करने का तरीका अलग होता है, दूसरा कंट्री क्या पता कोई और टेक्नोलॉजी यूज़ करके आसान तरीके से वो काम कर रही हो। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो है अब अनलिमिटेड हो चुका है।
देन फाइनली वी हैव इनोवेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन से जो है कंपटीशन आते ही जो है नए नए प्रोडक्ट्स आने लगेंगे, तो इनोवेशन जो है बहुत तेज रफ्तार से जो है हर जगह स्प्रेड होगा। ओके, एंड सबको अपॉर्चुनिटीज जो है सारे फर्म्स को जो है वो मिलेगा भी। तो ये सब क्या है, ये सब है आपका इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी। तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या इफेक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन का, ओवरऑल देखोगे पॉजिटिव इफेक्ट ही हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा वो सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि भाई ग्लोबलाइजेशन का जो कॉर्पोरेट और या फिर कोई फर्म है उस कंपनी पे क्या इफेक्ट हुआ वो अब हम देखेंगे। ओके, तो अगर पहला मैं इफेक्ट बोलूँ दैट इज योर स्टैंडर्डाइज कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का, इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय प्रोफेसर थियोडोर। इन्होंने जो है, ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने जो है ये पहले बताया था। और ये बोल रहे थे कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन जो है अकॉर्डिंग टू हिम वाज रेफर्ड टू एज एन एलिज्ड कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्केट इन द वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन में ये बता रहे थे कि अगर कंपनी कॉर्पोरेट व्यू से हम देखें, जैसे मेरी एक कंपनी है, ओके, एंड मैं क्या बनाती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, लेट्स से मैं सोप ही बनाती हूँ। ओके, सो अगर मैं सोप बना रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि मेरा प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्डाइज्ड हो। स्टैंडर्डाइज्ड में यहाँ पे मतलब क्या है कि एक ही तरीके का प्रोडक्ट हो जिससे कि मैं उसी चीज को बार बार बना पाऊँ। ओके, लाइक मैंने बोला कि सोप का डायमेंशन जो है वो इतना होगा या फिर इतने ग्राम का सोप होगा, इस तरीके से जो है उसके मैंने डायमेंशंस फिक्स कर दिए, उसका जो है वेट मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं जब भी बनाऊंगी ना प्रोडक्ट, मैं इसी तरीके से जो है ये मोल्ड एक मैंने बना लिया एंड इसी मोल्ड पे रख के जो है मैं सारे सोप का प्रोडक्शन करूंगी। अब प्रोड्यूस करते करते क्या होगा, जब मैं ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने लग जाऊंगी तब जो है मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होता है उसका फ़ायदा उठा पाऊंगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा जब बनाऊंगी ना, मैं इतना ज़्यादा एफिशिएंट हो जाऊंगी उस चीज़ को करते करते, एक ही चीज़ को करते करते, कि मेरे को जो है एक तो उसको बनाने में कम टाइम लगेगा और कम खर्चा भी होगा। सो कम खर्चा इज़ द मेन कॉन्सेप्ट हियर। अगर हम फर्म के व्यू पॉइंट से देखें, फर्म यही चाहता है कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट हो फर्म को। तो फर्म के अगर हम व्यू पॉइंट से देखें तो द फर्म वांट्स कि भाई मैं जो है सस्ते से सस्ता बनाऊं और महंगे से महंगा बेचूं। तो यहाँ पे अगर किसी चीज़ में मेरी एक्सपर्टाइज हो गई, मैं बार बार उसी चीज़ को बनाते बनाते जो है मेरा अब एक्सपर्टाइज हो गया सोप में, तो मैं एक कंज्यूमर को स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट दूंगी। तो मेरा सोप जो होगा, मैंने स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट कर दिया कि भाई मेरे सोप का जो है इस तरीके से इतना उसका वेट होगा, इतना उसका जो है मैंने फिक्स कर दिया कि भाई इसका जो फ्रेग्रेंस है वो रोज का हो गया, कोई भी फ्रेग्रेंस होगा, इसका जो है कलर जो है इस तरीके से होगा, डायमेंशन इसका इतना होगा, और मैंने इसका कवर, भाई इसका रैपिंग किस तरीके से होगा, लेबलिंग किस तरीके से, प्रॉपर मैंने बता दिया कि मेरा प्रोडक्ट कुछ इसी तरीके से दिखेगा। तो मैंने एक कंज्यूमर के लिए जो है एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट जो है वो बना के यहाँ पे तैयार अब कर दिया। एंड इसी को जो है मैं जब कंटिन्यूस तरीके से करती चली जाऊंगी इसी चीज़ को, तो मेरे को वहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा होगा, जिसके कारण मेरा जो है प्रोडक्ट जो है कम से कम पैसे में एफिशिएंटली बनेगा और सस्ते प्राइस पे बनेगा। नेक्स्ट जो बिजनेस चेन होता है, बिजनेस चेन में सिंपली वो सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे कि जो R&D वगैरह से रिलेटेड होता है, या आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, इन सब से जितने भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो सब इसमें आता है। इसमें हम आपका एक्सपोर्ट भी आता है, जिसमें जितने भी एक्टिविटीज़ जो होम में परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक आपको कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको पैकेजिंग करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को जो है प्रॉपर तरीके से लेबलिंग करना पड़ेगा। बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि आपको लोकली जो है किसी प्रोडक्ट को बाहर भेजने से पहले, सेंड करने से पहले वो आपको करना ही पड़ता है। तो वो सारे एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड होता है। देन यू हैव डायरेक्ट सेल्स, की आप किस तरीके से ओवरसीज मार्केट में सेल करोगे, डायरेक्ट प्रोडक्शन हो गया, फुल ऑटोनॉमी हो गया। फुल ऑटोनॉमी इन द सेंस दैट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस चेन एंड मेंशन्ड आर ट्रांसफॉर्म टू द की नेशनल मार्केट्स। तो किस तरीके से ये सारे एक्टिविटीज़ या तो आप खुद करोगे या दूसरों से कराओगे, वो सब इसमें आता है। देन ग्लोबल इंटीग्रेशन में सिंपली जो अल्टीमेट स्टेज होता है ग्लोबलाइजेशन का, वो है जिसमें कि हम जो R&D एक्टिविटीज़ हो गया और फाइनेंस हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, कि भाई हम जो है यहाँ पे लोकल
वर्कफोर्स से ही हम काम करा रहे हैं या बाहर के वर्कफोर्स से काम करा रहे हैं, वो फुल ये जो है इंटीग्रेशन जब ग्लोबली होता है, ये हमारा फाइनल स्टेप ही रहता है। एक कॉर्पोरेट फर्म के अगर हम व्यू पॉइंट से देखें तो ये आपका फाइनल स्टेप ही रहेगा। इसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन है, इसमें जो है जापानीज़ फर्म में, जैसे कि इसमें बहुत सारे मैनेजमेंट सेंटर्ड कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। जापानीज़ फर्म्स के जो होते हैं वो मेनली जैसे कि मैनेजमेंट उनका जो है किस तरीके से, जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के अराउंड जो है सेंटर्ड रहता है इनका मैनेजमेंट, या फिर इनका जो मैनेजमेंट वो किस तरीके से, ऐसा तो नहीं है कि यूनिट्स जो है जो कि बाहर ऑपरेट करता है हो, या फिर मैनेजमेंट विच इज सेंटर्ड ओवरसीज ऑपरेटिंग यूनिट्स विथ रीजनल कोऑर्डिनेशन। सिंपली यहाँ पे ये है कि आपका जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो मैनेजमेंट स्टाइल किस हिसाब से है रहेगा। देन यू हैव ग्लोबल सप्लाईज की, जो आपका जो चौथा आपका जो ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेटजी है वो पूरा ग्लोबल सप्लाईज पे रहेगा कि आपका एक्सपोर्ट सेंटर जो है, सेंटर्ड जो है वो किस हिसाब से है। तो उसमें सारा आपका जितने भी आपके R&D से रिलेटेड हो, या फिर आपको जो कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनाने के लिए भी काफ़ी सारे आपको प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, उसका प्रोक्योरमेंट जो है आप किस हिसाब से करते हो। अगर आपका प्रोडक्ट बन गया तो आप सेल्स किस हिसाब से कर रहे हो, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आ गया, वो सारा इसके अंदर कवर अप हो जाता है। तो अगर आपको ग्लोबल सप्लाई करना है ना, तो आपके पास से आप जो गोल बना रहे हो ना, आप जो विजन बना रहे हो, वो आपका एक ग्लोबल विजन आपको बना के चलना पड़ेगा। हर तरीके से, हर जो जितने भी आपके सप्लायर्स हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर के हो, उन सब के साथ जो है कोऑर्डिनेशन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है यहाँ पे ये ग्लोबल सप्लाईज में, इसमें आपका मेन आपका एक ग्लोबल विजन होना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, पॉटर्स व्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो, कोई भी एक इंडस्ट्री, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ में अच्छे हो, तो आप उसको बाहर ले जाके उसको जो है स्केल ऑफ ऑपरेशन उसका पूरा बढ़ा के आप उसको बाहर भी सेल कर सकते हो, उस किसी प्रोडक्ट को या आपके कोई भी सर्विसेज है। बट उसके लिए आपको जो है पहले अपने तरफ से जो है यू शुड बी बेस्ट इन दैट थिंग, चाहे आप प्रोडक्शन ही कर रहे हो किसी प्रोडक्ट का या आप कोई भी सर्विस दे रहे हो। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ वही आता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, आपका जो है आप खुद में तो बेस्ट आपको होना ही पड़ेगा, प्लस आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उससे भी आपको जो है उनसे भी आपका बेस्ट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पे पॉटर का जो है, पॉटर बोलते हैं एक वैल्यू चेन के बारे में। तो एवरी फर्म इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट एक्टिविटीज परफॉर्म टू डू बिजनेस इन इट्स इंडस्ट्री, एंड इन्हीं सबको पॉटर ने वैल्यू एक्टिविटीज बोला है। वैल्यू एक्टिविटीज मतलब कि देखो, छोटे छोटे एक्टिविटीज होते हैं हर चीज, जैसे सिस्टम है, सिस्टम छोटे छोटे सब सिस्टम से बनता है ना। अब ये सिस्टम, सब सिस्टम्स नहीं होंगे तो सिस्टम बनेगा ही नहीं। तो हर चीज़, चाहे हम अगर अब ब्रेक डाउन करें एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन को भी, वहाँ पे भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स आपके रहते हैं ना, और उन डिपार्टमेंट्स में भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं, उनका एक हेड रहता है जो एक स्पेशलिस्ट होगा, उसके अंडर काम कर रहे होंगे लोग। तो इस तरीके से जो है ये सब जो है एक सिस्टम का पार्ट है, एंड यही आपको वैल्यू एडिशन जो है वो प्रोवाइड कराएगा। चाहे वो सप्लायर चेन की अगर हम बात करें, किसी भी चेन की हम बात करें, तो इन्हीं सब से जो है हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। इन सब सिस्टम्स अगर आपके स्ट्रांग रहेंगे तभी आपका सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, और हमको जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है मिल पाएगा अगर हम ग्लोबली जो है अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं। और देखो भाई, इंडस्ट्रीज ग्लोबल कब जाते हैं? इंडस्ट्रीज ग्लोबल तभी जाते हैं जब उनको फ़ायदा दिख रहा हो कि भाई मैं अगर इंडिया में ही वो प्रोडक्ट बेचूंगा तो मेरे को सो एंड सो जो है प्रॉफिट होगा, बट अगर मैं इसको फॉरेन में बेचूं तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा। अब कंपनीज तब ही सेल करेंगी जब उनको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा दिखेगा। तो उन सब के लिए आपके सब सिस्टम्स वगैरह स्ट्रांग होने चाहिए। जो वैल्यू आपको मिल रहा है चीज़ों से, इट शुड बी मोर देन ऑल द कॉस्ट। जितने भी आप उसमें पैसा लगा रहे हो उससे ज़्यादा आपको जो है बेनिफिट आपको ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट भी है मिशेल टेलर और जो नाइजल थ्रिफ्ट है, इन्होंने भी जो है अपना व्यू पॉइंट दिया था विथ रिस्पेक्ट टू कि कंपनीज जो है, फर्म्स जो है किस तरीके से ग्लोबल कॉरपोरेशंस पे इन्होंने पॉइंट दिया था कि
ये सब जो होते हैं, जो इमर्जिंग ग्लोबल कॉपरेशन है, ये सब है एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटरलॉकिंग बिटवीन द रिलेटिवली ऑटोनॉमस डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ सब्सिडरीज, ब्रांचेस एंड देयर अफिलिएट्स। तो जो हम बिग बहुत बड़े बड़े फर्म्स की अगर हम बात करें, ऐसे फर्म्स जो कि ग्लोबल हैं, ओके, बहुत लार्ज फर्म्स, तो उनमें आप काफ़ी सारी चीज़ें यही देखोगे कि इनमें काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन होती हैं कि इनके सब्सिडरीज होते हैं। इनका एक ब्रांच रहेगा, आपका एक सब्सिडरी रहेगा इनका कनाडा में, एक सब्सिडरी रहेगा यूएस में, एक यूके में रहेगा। तो इस तरीके से ये इनके जो है सब्सिडरीज रहते हैं। फिर इनके ब्रांचेस रहते हैं काफ़ी शहरों में, हर शहर में इनके ब्रांचेस रहेंगे, इनके एफिलिएट्स रहेंगे। और ये बहुत इस तरीके से छोटे शहरों को कैप्चर कर करके ये जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक नेटवर्क इनका जो है वो बनता चला जाता है। नेक्स्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का एक और व्यू दिया था, इट इज़ कॉल्ड एज द मैक्रो फॉर्डिस्ट व्यू। तो मैक्रो फॉर्डिस्ट व्यू में इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने यही बोला था ट्रांसनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस के बारे में। इट इज़ रिगार्डिंग ट्रांसनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस के बारे में। तो ये जो है रिलेटिवली, जो देखो डायरेक्ट जो है, ही हैज़ डिफाइंड ग्लोबलाइजेशन एज अ रिलेटिवली अर्ली स्टेज इन द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द फर्म। तो इंटरनेशनलाइजेशन की अगर हम बात करें, अगर हम ट्रांसनेशनल का यहाँ पे इन्होंने बोला है, तो ट्रांसनेशनल की ही हम बात करते हैं। तो ये बोलते हैं कि ये किस तरीके से होता है। देखो, अगर हम एक छोटे से लोकल एंटरप्राइज की बात करें, एक छोटा सा लोकल हमारा एक कंपनी है, वो कंपनी क्या करेगा, अपने कंट्री के अंदर ही अपना प्रोडक्ट बनाएगा और सेल भी करेगा, है ना। अगर वही कंपनी, अगर हमारा एक इंटरनेशनल एंटरप्राइज है, ये हमारा कॉमन एंटरप्राइज है, अब हमारा ये इंटरनेशनल एंटरप्राइज हो चुका है, तो इंटरनेशनल एंटरप्राइज भी क्या करेगा, वो एक्सपोर्ट तो करेगा बाहर, ओके, इट विल एक्सपोर्ट इट प्रोडक्ट टू अदर कंट्रीज, बट इसका जो बेस है, बेस इसी कंट्री की है, जो इसका बेस कंट्री है, अपने होम कंट्री के अंदर ही मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है ये करता जाएगा। इसके अलावा ये आपका बात हो गई इंटरनेशनल एंटरप्राइज की। देन यू हैव ग्लोबल एंटरप्राइज। अब ग्लोबल एंटरप्राइज क्या हो गया, ये क्या करते हैं, ये कुछ चीजें जो है, कुछ चीजें बाहर सप्लाई करते हैं, बाहर जो है अपना काम बांट देते हैं। जैसे अगर यही कंपनी अगर ग्लोबल हो रही है, तो ये अपना काम, जैसे कि अगर ये पैकेजिंग का काम जो है इसने चाइना को दे दिया, चाइना के लोग जो है इसके लिए प्रोडक्ट पैक करके देते हैं और फिर ये जो है बाहर एक्सपोर्ट करता है इस प्रोडक्ट को, ओके। तो ग्लोबल जब कंपनी हो गया, मतलब कि ये अपना प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें जो है बाहर को आउटसोर्स कर देता है। देन यू हैव मल्टीनेशनल एंटरप्राइज, मल्टीनेशनल। फिर आपके पास आ गया मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज, जो कि हमारे एमएनसीज है, ओके। एमएनसीज में आपके जो R&D एक्टिविटीज हैं, उनको तक आप जो है बाहर को वो कर देते हो, बाहर को जो है बाहर उनसे काम करवाते हो। तो ये अब एकदम ही मल्टीनेशनल हो गया है। आप जो है कुछ काम बाहर से करवा रहे हो, कुछ यहाँ से करवा रहे हो, आपके भी जो है सब्सिडरीज हो गए हैं। तो ये और भी बड़े स्केल में आपका अब जो है काम चल रहा है। तो यहाँ पे 3 तरीके से हमने देखा, एक जो था वो कंट्री के अंदर ही बैठ के अपना प्रोडक्ट बेच भी रहा है, सेल भी कर रहा है। दूसरे केस में जब इंटरनेशनलाइजेशन होता है तो क्या होता है, अपने कंट्री के अंदर बैठ के ही सामान को बना रहा है बट बेच बाहर रहा है। देन वी हैव ग्लोबल। ग्लोबल वाले केस में क्या होगा आपका, जब ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है, अगर आपका एंटरप्राइज ग्लोबल एंटरप्राइज हो गया, तो आप क्या कराओगे, आप एक्सपोर्ट तो करोगे ही बाहर, बट कुछ सामान जो है, कुछ अपना काम जो है बाहर से जो है आप करवाओगे। जैसे आपका पैकेजिंग, लेबलिंग आपने कोई कंट्री से कराया क्योंकि आपको लगता है कि वहां से सस्ता पड़ेगा, तो आपने उस प्रोडक्ट का पैकेजिंग, लेबलिंग बाहर से करा के फिर एक्सपोर्ट करा, ओके। दैट विल बी अंडर योर ग्लोबल एंटरप्राइज। फिर मल्टीनेशनल एंटरप्राइज आता है आपका, जो हमारे एमएनसीज वगैरह होते हैं, उनके तो बहुत ही लार्ज स्केल ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे उनके फैसिलिटीज होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं जो आप डिवाइड करके जो है दूसरी जगह से करवा सकते हो। देन यू हैव द प्रोसेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन जब हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको मर्जर्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स वगैरह ज़्यादा दिखेगा आपको, FDI फ्लोज वगैरह जो है ज़्यादा दिखेगा, कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। मर्जर एंड एक्विजिशन तो अच्छा ही है। अगर आपको, जैसे हम यहाँ पे इंडिया में कोई एक बंदा बैठा हुआ है, एक कंपनी बैठी हुई है और वो सोच रही है कि मेरे को जो है, मैं बाहर के किसी कंपनी में, जैसे USA है, कंट्री है, मैं चाहता हूँ कि USA में भी मेरा कुछ हो
वो मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है यूएसए में, तो मैं क्या कर सकती हूँ, किसी कंपनी का जो है सब्सिडरी या ब्रांच कुछ ले सकती हूँ। तो इस तरीके से जो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर बाहर यूएसए का एक बंदा है, यूएसए की एक कंपनी है, वो चाहता है कि वो इंडिया में कुछ नया प्रोडक्ट लेके आए या इंडिया में कुछ इन्वेस्ट करे, तो बाहर से पैसा इंडिया में कैसे फ्लो होगा, इसी तरीके से एफडीआई वगैरह फ्लो भी इसी तरीके से होगा। जब यहाँ पे जो है कुछ मर्जर होगा या किसी भी प्रकार से एक्विजिशन होगा, तो इस तरीके से जो है आपका जो है मर्जर एक्विजिशन से जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इससे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मर्जर एक्विजिशन में सिंपली ओनरशिप का खेल रहता है कि भाई ओनरशिप किसके पास रहेगा, कंपनी का ओनर जो है वो किस तरीके से रहेगा। आप मर्ज हो रहे हो, दो कंपनी क्या एक साथ जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर में दोनों कंपनी का नाम से रहता है साथ में, ठीक है, या फिर एक कंपनी जो है दूसरे कंपनी के, अब जैसे ए एंड बी है, जॉइंट वेंचर में ये ए बी कंपनी हो जाएगा। ओके, अगर आपका मर्ज हो रहा है, क्या पता आप ए एंड बी को मर्ज करके कोई नया ही नाम सी नाम का कंपनी रख दो, या फिर कभी कभी टेक ओवर्स होते हैं, जैसे ए अगर बी को टेक ओवर कर रहा है तो अब ए का नाम ही रहेगा कंपनी में, अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो इन सब से हम या तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओके, या तो किसी को टेक ओवर करके कुछ कर रहे हैं। तो ये सारा जो है ग्लोबलाइजेशन में आपको ये मर्जर एक्विजिशन, ये सारे टर्म्स जो है आपको दिखता ही चला जाएगा, ये सब बढ़ता चला जाएगा। एंड ये सब आपको ऑयल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, हर सेक्टर में आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर सेक्टर में ही होता है, आपको बैंकिंग सेक्टर में दिखेगा। बैंकिंग में भी देख लो, बाहर से कितने सारे फॉरेन के जो बैंक्स है वो आपको इंडिया में उनके ब्रांचेस मिलेंगे आज के डेट में। कोई भी कंपनी देखो, टेलीकम्युनिकेशन के इंडस्ट्री देख लो आप, जॉइंट वेंचर्स काफ़ी सारे देखते हो कि रिलायंस का इसके साथ हो रहा है, उसका इसके साथ हो रहा है। तो बहुत जगह जो है वो आपको जॉइंट वेंचर्स वगैरह देखने को मिलता चला जाएगा। अब अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव से, भाई इंडिया का कहानी आपको पता ही है कि 1991 के बाद ही इंडिया में सब कुछ हुआ था। 1991 से पहले जो था इंडिया का इकोनॉमी जो है उतना अच्छा नहीं था, प्लस उतना हमारा जो है देखो क्लोज्ड, एक तरीके से हमारा इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्लोज्ड था। ओके, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। अगर आपको एक नया कंपनी खोलना है तो बहुत सारे जो है फॉर्मेलिटीज़ जो है बहुत सारे थे, परमिशंस जो है आपको बहुत सारे जगहों से लेना पड़ता था, तो बहुत सारा इश्यू था। एंड इन्हीं इशू के साथ साथ हमारे पास जो है बीओपी का इशू भी था, जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, उसमें भी जो है बहुत सारे पंगे हो चुके थे। हमारे डेट में, अगर हम डेट की बात करें, बोरोइंग हमने ले लेके हमारा डेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। अगर हम एड वगैरह की बात करें, एड भी डिक्लाइन होता चला जा रहा था। तो इन सब के चलते जो है हमको लगा कि भाई हमें भी जो है वी नीड टू ओपन अप आवर इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि अगर हम ऐसे ही क्लोज रहेंगे तो स्यापा ही होगा, हमें जो है हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमारा जो है मेन वर्ड डेवलपमेंट, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। देखो, अगर आप अपना पूरा रास्ता, अगर पूरा इंडिया के बॉर्डर्स सील करके रख दो कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह अगर होना है, बहुत पंगे, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रख दोगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना डेवलपमेंट होगा। तो इन सब को सोच के कि भाई बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी जो है उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, कंपटीशन उतना ज़्यादा था नहीं, तो इन सब के चलते जो है हमें 1991 में हमने जो है वो जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया, वहाँ पे हमें ग्लोबलाइजेशन भी मिला। ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ लिबरलाइजेशन भी आया, जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे लाइटन अप कर दिए एंड लिबरलाइज कर दिए। लिबरलाइज करने से क्या हुआ कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ने लग गए। आपको जो है जैसे जल्दी जल्दी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता था, पहले देखो मिलने में बहुत टाइम लगता था रजिस्ट्रेशन वगैरह। आज के डेट में अगर देखो ना, आज के डेट में इतना हर चीज़ ईजी कर दिया। आज मतलब बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है, ये मैं नहीं कह रही, बट एक हद तक ना ट्रांसपेरेंट है चीज़ें। आप हर चीज़ को गूगल कर सकते हो। हर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इवन आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी देखो, सबने अपने वेबसाइट्स वगैरह बना रखे हैं ना। और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई मैं रजिस्टर कहीं करना है, मुझे कंपनी खोलनी है, तो मैं किस तरीके से खोलूं कंपनी, आपको वेबसाइट्स पे मिलेगा। गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट बना रखे, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से जो है बता रखा है कि कैसे क्या करना है। तो प्रोसीजर जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक कम कर दिया गया है। ओके, बहुत ही ईजी कर दिया गया है आज के डेट में। तो ये सब जो है बहुत वो ही जो 1991 के बाद जो हुआ, वो उसके बाद ही जो है हम यहाँ तक पहुँचे। अब आज के डेट में हम कितना ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ओके, सब इसी के कारण।
नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबलाइजेशन का। ये एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेटजी जो है उसी का ही पार्ट है। अब इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव से ही हम समझ जाएंगे कि भाई ग्लोबलाइजेशन है क्या। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज टू एस्टैब्लिश अ जोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड इंटर फर्म डिविजन ऑफ लेबर इन द 3 मेजर बॉन्डिंग ब्लॉक्स। सो इनका मेन एम यही रहता है कि भाई क्रिएट करना, क्या क्रिएट करना, एक कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट करना ऑफ एक छोटे से एरिया में आप स्ट्रांग होना किस तरीके से। मेनली यहाँ पे कंपनी जो है ग्लोबलाइजेशन करके कंपनी ये अटेम्प्ट करती है कि मैं जो है एक लोकल सिटीजन की तरह जो है एक्ट कर पाऊँ। ओके, सो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो बनाने की कोशिश करते ही हैं। हर चीज़ को, सारे लोकल सप्लायर्स वगैरह को साथ में चल के, जितने भी आपके लोकल सप्लायर्स है, डीलर्स है, वर्कर्स है, गवर्नमेंट है, इन सबको साथ में रख के चलने की कोशिश करते हैं। मतलब कि वो फॉरेन होके भी वो जो है लोकल सिटीजन्स की तरह जो है एक्ट करने की एक तरीके से कोशिश वो करते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल फर्म्स, मीनिंग दैट लार्ज फर्म्स सीज टू बी नेशनल फर्म्स, देयरफॉर दे कैन बी ट्रीटेड एज स्टेटलेस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे एक तरीके से वो स्पेसिफिक बड़े जो MNCs वगैरह जो है, बहुत लार्ज कंपनीज वगैरह जो है, वो स्पेसिफिकली कि भाई हम इस कंपनी का ही है, वो इस कंट्री का है, वो उस कंट्री से छूट जाते हैं। वो अब स्टेटलेस, विदाउट एनी बॉर्डर वैसा टाइप वो ऑर्गेनाइजेशंस हो जाते हैं कि वो जिस कंट्री में जाए उस कंट्री की तरह वो जो है वो ढल जाते हैं। तो वो एक लोकल टाइप सा वो बन जाता है। इवन दो वो लोकल नहीं है, इवन दो वो एक फॉरेन कंपनी है, बट वो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करता है, वो जो है लोकल कल्चर में इस तरीके से ढल जाता है कि आपको जो है वो लोकल ही, आप उसको लोकल पीपल उसको लोकल की तरह ही ट्रीट करेंगे। आम हमारे जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स होते हैं, आप लोकली ही उस ब्रांड को ट्रीट करोगे, बट वो ब्रांड लोकल नहीं है, वो उसका स्ट्रैटेजी है ये एक तरीके से। ओके, सो दैट इज सिंपली योर ग्लोबलाइजेशन। सो इसी के साथ हमने जो है ये हमारा यूनिट कंप्लीट कर लिया है। इस यूनिट में हमने मेनली क्या क्या देखा था। ओके, पूरा जो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो होता क्या है, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का मेन अगर हम बात करें, हमने इंट्रोडक्शन शॉर्ट देखा कि ग्लोबलाइजेशन का मेन मतलब क्या है, देन फोर्सेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के। ओके, then we studied about the effects of globalization, then globalization of the world economy देखा, फिर firm and corporate level पे देखा, क्रॉस बॉर्डर्स मर्जर्स एंड एक्विजिशन के बारे में देखा, एंड शॉर्ट में अपना जो इंडियन पर्सपेक्टिव है वो भी देखा। सो सिंपली ग्लोबलाइजेशन इंडिया में तो 1991 के बाद ही आया, जब हमने अपने बॉर्डर्स जो है खोल दिए थे। हमने जो है 1991 में जब हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वगैरह, उसके बाद ही इंडिया में मेनली आया था ये सब कॉन्सेप्ट। बट वर्ल्ड में तो देखो पहले से ही चल रहा था। ओके, इसलिए हमारा डेवलपमेंट थोड़ा स्लो था, बट आज के डेट में हम बहुत वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज है हम। ओके, इंडिया जो है इमर्ज करके आज के डेट में अगर आप देखो, इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज। सो दैट्स इट, हमने ये यूनिट कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 5 जो कि है ग्लोबलाइजेशन एंड ओवरव्यू। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।